हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंग्लो मराठा वॉर शुरू करने जा रहे हैं। ये वॉर जो है वो बेसिकली किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच। अब ये क्यों हुई थी, इसके क्या परिणाम थे और इसका क्या प्रभाव रहा, ये सब जानने से पहले हमें मराठा साम्राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम मराठा साम्राज्य की शुरुआत से लेकर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक की डिटेल कवरिंग करेंगे। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मराठा साम्राज्य। यानी इस वीडियो में आप दक्कन रीजन को देख सकते हैं। दक्कन के पश्चिमी भाग में मराठी बोलने वाले लोग रहा करते थे और इन्हें कहा जाता था मराठा, जो कि योद्धा हुआ करते थे। लेकिन 14 सेंचुरी के आसपास जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके अधीन ये साम्राज्य हुआ करता था और ये जो क्षेत्र था वो इस्लामिक रूल के अधीन हुआ करता था। तो इसी बीच जो शिवाजी महाराज हैं उन्होंने 1645 में एक मुहिम छेड़ी इस क्षेत्र को इस्लामिक रूल से आज़ाद कराने के लिए। तो उनके प्रयासों के चलते हुए 1674 में इस रीजन में एक हिंदू साम्राज्य स्थापित किया शिवाजी महाराज ने। यानी कि ये रीजन जो है वो मराठा साम्राज्य का इस्टेब्लिशमेंट रहा, यानी हिंदू साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया शिवाजी महाराज ने। कब किया? 1674 में। तो मराठा साम्राज्य की जो नींव है वो रखी थी शिवाजी महाराज ने 1674 में। इन्होंने इस राज्य को जीतने के बाद रायगढ़ के किले में अपने आप को टाइटल दिया छत्रपति, यानी मराठा साम्राज्य का छत्रपति अपने आप को इन्होंने घोषित किया। तो इसी इंसिडेंट के बाद इन्हें बोला जाता था छत्रपति शिवाजी महाराज। अब जब राज्य बन ही चुका है तो उसको चलाने के लिए कुछ लोगों की भी आवश्यकता होती है, अकेले इंसान तो चला नहीं सकते। तो इन्होंने अपने लिए एक 8 मंत्रियों की परिषद नियुक्त की जिन्हें कहा जाता था अष्टप्रधान। अब जो अष्टप्रधान हैं उनके जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी वो होती थी पंत प्रधान की, और पंत प्रधान ही होते थे पेशवा। पेशवा जो है वो तो हो गए प्रधानमंत्री, और जो शिवाजी महाराज की पोजीशन है वो एक प्रकार से राष्ट्रपति जैसी पोजीशन थी। ठीक है, तो जो शिवाजी महाराज है उनके बाद आते हैं संभाजी, जो कि शिवाजी के बेटे रहते हैं, और उनके बाद आते हैं साहूजी महाराज जो कि शिवाजी के पोते होते हैं। और साहूजी महाराज के समय जो मराठा साम्राज्य का विस्तार है वो कई गुना हुआ, क्योंकि साहूजी महाराज खुद तो शक्तिशाली राजा थे ही, और उनके अधीन एक के बाद एक पेशवा मराठा साम्राज्य को मिले, जिसके कारण मराठा साम्राज्य नई ऊंचाई को छूने में कामयाब रहा। तो ऐसे ही एक पेशवा थे बाजीराव फर्स्ट। जो बाजीराव फर्स्ट जो है उनका जो टाइम था वो 1720 से लेकर 1740 तक रहा। और ऐसा कहा जाता है कि मराठा इतिहास में सभी पेशवों में बाजीराव जो थे वो महान पेशवा थे, क्योंकि उन्होंने अपने इस 20 साल के करियर में कभी भी कोई भी बैटल नहीं हारी थी। तो उनके टाइम पर जो मराठा साम्राज्य है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तार हुआ, और उसको संभालने के लिए इन्होंने मराठा संगठन बनाया। मराठा संगठन जो है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े लैंड अक्वायर कर लिए थे, और एक अकेला इंसान एक पावरफुल पोस्ट पर होने के बाद भी इन एरियाज़ को खुद जाकर नहीं संभाल सकता है, तो उसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं नौकर अपॉइंट करने ही होते थे। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया अपने नीचे। तो जो बड़ौदा है उसके आसपास के क्षेत्र की जो जिम्मेदारी है वो गायकवाड़ को दी गई। नागपुर खुद भोसले संभाले हुए थे। पुणे जो है पेशवा खुद देख रहे थे। इंदौर की जिम्मेदारी होलकर को दी, और ग्वालियर और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र थे उसकी जिम्मेदारी सिंधिया को दी गई। इस तरीके से इन्होंने अपने पावर्स को डिवीज़न किया, और ये जो गायकवाड़, भोसले, पेशवा, होलकर, सिंधिया ये सब मराठा चीफ हुआ करते थे, और ये जो अपने प्रभावी क्षेत्र को जो राज किया करते थे वो साहूजी महाराज के नाम पर राज किया करते थे। जो भी वहाँ पर चौथ कलेक्शन वगैरह या टैक्स जो भी लेना होता था या देना होता था कुछ भी अपने एरिया में, तो ये सब साहूजी महाराज के नाम पर ही लिया या दिया जाता था। ठीक है, तो इसके अलावा जो बाजीराव है उनके 3 बेटे हुआ करते थे। उनमें से सबसे बड़े बेटे थे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव का दूसरा नाम नाना साहेब भी था। उसके बाद थे रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा भी कहा जाता था, और बाजीराव और उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी के बेटे थे शमशेर, जिनका दूसरा नाम था कृष्ण राव।
इसके अलावा बाजीराव के एक भाई भी थे जिनका नाम था चीमाजी अप्पा। चीमाजी अप्पा के एक बेटे थे जिनका नाम था सदाशिवराव भाऊ। अब 1740 में बाजीराव को बहुत ही तेज बुखार आता है और उनकी डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ के बाद साहूजी महाराज ने, जो बाजीराव है, इनके सबसे बड़े बेटे बालाजी बाजीराव जो है उनको नेक्स्ट पेशवा घोषित कर दिया। अब बालाजी बाजीराव तो बन गए नेक्स्ट पेशवा और बाकी उनके तीनों भाई जो हैं वो मराठा एम्पायर को संभालने में लग गए, आगे बढ़ाने में लग गए। और ये तीनों इतने ज़बरदस्त मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे उस टाइम पर कि इससे बेहतर उन्हें कभी मिले ही ना। ठीक है, तो उन्हीं दिनों यानी 1748 में दिल्ली में मुग़ल बादशाह जो है उनकी पावर लगातार कम होती जा रही थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो राजा हैं अहमद शाह अब्दाली, वो लगातार भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण कर रहे थे। और इसी बीच उन्होंने अपने बेटे तैमूर शाह है उनको बिठा दिया था पंजाब और कश्मीर, और उनको बोल दिया कि आप यहाँ पर राज्यपाल हो और आप यहाँ की राज्यपाली इंजॉय करो। अब जो मुग़ल बादशाह हैं उन्हें पता है कि अगर कोई उनकी मदद कर सकता है तो वो है मराठास, तो उन्होंने मराठा से मदद मांगी। और जो बालाजी बाजीराव थे उन्होंने मुग़ल बादशाह की मदद के लिए वो तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको कई जगह हमें चोट देनी पड़ेगी, यानी राजस्व का 1/4 भाग का जो एरिया है आपका, उसमें आपको हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। अब ये चोट होती क्या है, ये होता था टैक्स कलेक्शन, यानी जो भी मराठा सर्विस देंगे, जिस एरिया में सर्विस देंगे उस एरिया से वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। इस तरीके से ये टैक्स कलेक्शन होता था मराठाओं का, और टैक्स कलेक्शन के इस प्रोसेस को ये लोग चोट बोला करते थे। क्योंकि 18वीं सेंचुरी जो है उस टाइम पर जो मराठा संगठन था वो भारत का सबसे बड़ी पावर बन चुकी थी, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि 1717 में जो है वो औरंगजेब की डेथ के बाद मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व जो है वो मुग़ल एम्पायर को नहीं मिल पाता है, और उसके बाद जो साम्राज्य है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी बीच अगर कोई पावरफुल व्यक्तित्व निकल के आया तो वो थे मराठा। ठीक है, तो दिसंबर 1749 में जो है वो साहूजी महाराज की भी डेथ हो जाती है। अब 1749 में साहूजी महाराज भी चल लिए। अब साहूजी महाराज की फैमिली में भी कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं था जो कि पेशवा को इंस्ट्रक्ट दे या पेशवा को डायरेक्ट करे। तो इसके लिए जो बालाजी बाजीराव थे उन्होंने अपने आप को डी फैक्टो रूलर बना लिया, है ना, और वो खुद ही राजा बन के बाकी लोगों को इंस्ट्रक्ट करने लगे। तो साहूजी महाराज की मृत्यु के बाद जो पेशवा है मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए थे, डी फैक्टो रूलर जो है वो बन गए थे। अब इसी बीच जो 1742 में जो मुग़ल बादशाह हैं उन पर वापस से अटैक होता है, क्योंकि इसी समय पे जो दोआब के रोहिलाज हैं उन्होंने आंतरिक विद्रोह शुरू कर दिया था। तो वापस से जो मुग़ल बादशाह हैं वो मराठाओं के पास जाते हैं मदद के लिए, क्योंकि जो मुग़ल बादशाह हैं वो बहुत दुखी हो चुके हैं। इंटरनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी विद्रोह होते हैं बाहरी और आंतरिकी, क्योंकि वो इतने प्रभावशाली होते नहीं हैं। मुग़ल बादशाह जो हैं वो सिर्फ एज अ पपेट रह जाते हैं, वो इतने प्रभावशाली नहीं होते कि अपना सारा सब कुछ खुद से मैनेज कर पाएँ, इतना विवेक उनके अंदर नहीं होता है। तो वो वापस से भाग कर आते हैं मराठाओं के पास और उनसे मदद मांगते हैं। तो इस बार बालाजी बाजीराव एक एग्रीमेंट इनके साथ साइन करते हैं। तो इस एग्रीमेंट में वो बोलते हैं कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे और आपको हम अपने अधीन लेते हैं, और इसी के लिए अगर आप पर कोई भी बाहरी या आंतरिक आक्रमण होता है तो इस केस में हम जो है आपकी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन आप हमें अजमेर और आगरा के राज्यपाल बनाएं सबसे पहले। उसके अलावा लाहौर, मुल्तान, सिंध और हिसार और मुरादाबाद के जितने भी ज़िले हैं इन सब के चौथ कलेक्शन के राइट्स जो हैं वो आप हमें देंगे। तो मुग़ल बादशाह कहता है ठीक है, मरता क्या नहीं करता, मरने से अच्छा है कि इनके साथ ये संधि कर ली जाए। तो इस तरीके से इन्होंने ये संधि की।
अब प्रॉब्लम ये थी कि लाहौर में बैठा हुआ था तैमूर शाह दुरानी, जो कि अहमद शाह अब्दाली का बेटा था। और तैमूर शाह दुरानी जो है, उन्होंने मराठाओं को चोट देने से बिल्कुल मना कर दिया। इस बात को लेके नाना साहब बहुत नाराज़ होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तो लाहौर चाहिए। 1758 में राघोबा जो है वो निकलते हैं लाहौर के लिए। लाहौर के लिए जब निकलते हैं तो वो तैमूर शाह को हराकर उससे वापस अपने देश अफ़गानिस्तान भेज देते हैं। वहाँ जाकर ये बोलते हैं, पापा पापा मैं पिट के आया हूँ, मराठाओं ने मारा मुझे। तो लाहौर में जाकर जब अब्दाली को ये पता लगता है कि भाई मेरा बेटा तो पिट के आया है, तो वो कहता है कि अब से मराठा मेरे दुश्मन है, मेरे से दुश्मनी बहुत भारी पड़ने वाली है मराठाओं को। ये बस खुन्नस पाल के बैठता है कि बस अब तो युद्ध होना ही है। तो ये जो इंसिडेंट था, यही कहीं ना कहीं जिम्मेदार था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के लिए। ओके, तो 1671 में जो मराठास थे उनकी तरफ से कौन कौन लड़ा, उससे जानने से पहले हम इनके फैमिली स्ट्रक्चर को दोबारा देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है बालाजी बाजीराव के 3 भाई थे, उसके अलावा उनके 3 बेटे भी थे। उनमें सबसे बड़े बेटे थे विश्वास राव, उनके बाद थे माधव राव और नारायण राव। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो मराठाओं की तरफ से लड़े थे वो थे सदाशिव राव, शमशेर और विश्वास राव। इसके अलावा मराठाओं की तरफ से लड़ी थी मराठा संगठन, जिनमें थे गायकवाड़, भोसले, पेशवा, होलकर और सिंधिया। ये सारे जो हैं ये मराठाओं की तरफ से लड़े थे। और इधर ही इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे अब्दाली जो है, उनकी जो सेना थी वो काफ़ी बड़ी थी मराठाओं की सेना की अपेक्षा, और वो बहुत ही अच्छे से वेल इक्विपाइड थी, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र थे। और ये जो बैटल है मुश्किल से 3 या 4 घंटे चली थी, ठीक है। और इस बैटल में जीत होनी थी अहमद शाह अब्दाली की, जो हुई भी। इस बैटल के बाद जो मराठा है उन्हें मान जान और धन की काफ़ी हानि हुई, क्योंकि इस बैटल में मराठाओं के कई उत्कृष्ट कमांडर्स जो हैं वो मारे गए थे। इनमें से जो मराठा हैं, बालाजी सदाशिव राव, शमशेर राव और विश्वास राव, इन तीनों की डेथ हो जाती है। जब इस बात का पता बालाजी बाजीराव को चलता है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और उनकी भी आफ्टर इस बैटल के 6 महीने बाद उनकी भी डेथ हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इस बैटल में अपने कई बड़े जो कमांडर्स थे उन्हें, उसके अलावा अपने भाई, अपने बेटे, कई लोगों को खोया था। तो वो जो सदमा था ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और इनकी डेथ हो जाती है 6 महीने बाद बैटल के। इस युद्ध के बाद अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट जो मराठा है वो कौन बनेगा, और मराठा जो है वो अपनी खोई हुई पावर और समृद्धि वापस ले पाएंगे भी या नहीं। और इसी बीच कहानी में कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां भी बनेगी जिससे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होगा। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, जो मेरे द्वारा जो कंटेंट बनाया जा रहा है ये पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड वेट टिल देन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।